फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फेरेडे का पहला लॉ यहाँ पे ये बताता है। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बात शुरू की थी किसकी, इलेक्ट्रोलिसिस की। ठीक है, उनके नाम थे डेवी एंड फेरेडे, जिनमें से फेरेडे का नाम ज्यादा मशहूर हुआ क्योंकि इन्होंने आगे लॉज भी फ्रेम किए, हालांकि शुरुआत दोनों ने बराबर की थी। फेरेडे का पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ बताता है कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसी को डिफाइन कर दिया है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ज्यादा सब्सटेंस कहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रोड पे, एनोड हो या कैथोड हो। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है Z। Z को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और अगर मैं Q की जगह I इंटू टी लिख देता हूँ तो यहाँ पे I क्या है, करंट एम्पियर में है और टाइम सेकेंड्स में है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स के अंदर कहीं पे भी टाइम दिया जाए, आप किसी भी यूनिट में दिया हो, मिनट में दिया हो, आवर्स में दिया हो, ईयर्स में दिया हो, आप उसको चेंज मत करिए। लेकिन इस केस में, फेरेडे लॉ के केस में, आपको टाइम सेकंड्स में ही चाहिए। किसी भी यूनिट में दिया हो आपको सेकंड में चेंज करना ही करना है, सिर्फ इसी चैप्टर में और इसी टॉपिक में। क्लियर है? यहाँ पे वजन W क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ये ग्राम्स में लिया जाता है। Q चार्ज है जो कूलम में होता है, I करंट एम्पियर में और टाइम सेकंड्स में है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को अगर डिफाइन करना है तो आप Q को 1 मान लीजिए, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन आप इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें से 1 कूलम अगर आप चार्ज पास करते हैं, जो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा, Z के बराबर। क्योंकि Q 1 लेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को अगर यहाँ पे आपको समझना है तो जो वजन आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो उतना नापिए जब 1 कूलम चार्ज आप पास कर रहे हैं। तो फेरेडे कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, फेरेडे कांस्टेंट, एक साइंटिस्ट थे फेरेडे जिन्होंने ये जानना चाहा कि 1 कूलम अगर मैं चार्ज पास करता हूं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है वो इसके बराबर है। अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास कर दूं तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो पहले उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि बताइए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे हम 1 फेरेडे कहते हैं या 1 फेरेडे कांस्टेंट कहते हैं। 1 फेरेडे है चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। आखिर ये निकाला कैसे? आप चार्ज प्रेजेंट 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको पता ही है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर जो है हमने लिया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आ रही है 96540 कूलम। ये वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन हम इसे अप्रोक्सीमेट करके 96500 कर देते हैं फॉर अपने कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप ये 1 फेरेडे आप अपनी तरफ से लें तो यही वैल्यू ले लें, और अगर आप ये वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है तो आपकी मजबूरी है कि आपको इसी वैल्यू को लेना है। हर बार क्वेश्चन के साथ यहाँ पे ये चीजें बता दी जाती है। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी चीज ये है, अगर आप क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे चेक करें तो क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आपको ये वैल्यूज दी जाती हैं। ठीक है, शुरू में अगर क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वहां पे सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू दी होती है, उसको भी आप वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे 1 फेरेडे कितना दिया हुआ है। जनरली यही वैल्यू चलती है। अब यहाँ पे इनके दिमाग में ये था कि अगर मैं इतना चार्ज पास कर दूं या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास कर दूं तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो यहाँ देखिए ये लिखा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 फेरेडे या 1 फेरेडे चार्ज इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं, तो किसके बराबर है, ई ग्राम। नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। इक्विवेलेंट वेट को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या कह सकते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 चाहिए, आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए ना। अगर ये वैल्यू 1 चाहिए तो वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर होंगे तभी तो ये कैंसिल होगा, या इसकी वैल्यू 1 है तो W बराबर किसके हो जाएगा, E के हो जाएगा। तो वेट और इक्विवेलेंट वेट आपके बराबर होंगे तभी वैल्यू आएगी 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसीलिए अगर आपको कोई कहता है कि ऑब्जेक्टिव बना दिया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 फेरेडे चार्जेस पास थ्रू इट, चॉइसेस आपको दी गई हैं ई ग्राम या 1 ग्राम इक्विवेलेंट या इस तरह का, तो इन दोनों चीजें सही है। आप
इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम्स ले रहे हो तो वो किसके बराबर है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस आप करा रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस कराते वक्त सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ मैग्नीशियम या हुआ एल्यूमिनियम, तो कितना डिपॉजिट होगा। अब मान के चलते हैं कि हमें इक्विवेलेंट वेट भी तो कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर मैं 1 फेरेडे चार्ज पास कर रहा हूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन और मैंने एल्यूमिनियम डिपॉजिट कराया है, तो मेरा एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा, एटॉमिक वेट कितना होता है एल्यूमिनियम का 27, वैलेंसी कितनी होती है 3, 27 डिवाइड बाय 3 आंसर क्या आ जाएगा 9 ग्राम डिपॉजिट होगा। ठीक है, 1 फेरेडे पास करने पर मैंने कहा नहीं मेरे मेरे पास तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोलाइट है, मैग्नीशियम कितना डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पे ई ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। कैसे, एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का कितना है 24, वैलेंसी कितनी है 2, 24 डिवाइड बाय 2 ये क्या हो जाएगा 12 ग्राम। अगर सोडियम है तो सोडियम कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है, वैलेंसी कितनी है 1, तो ये डिपॉजिट होगा 23 ग्राम। करंट आप सेम पास कर रहे हैं 1 फेरेडे चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ई ग्राम के बराबर कर रहा है, लेकिन ई ग्राम कैलकुलेट कैसे करना है उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब एक फॉर्मूला जो यहाँ तक हम डिराइव करेंगे वो कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे इसके बारे में समझिए। फॉर्मूला फॉर वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ये कैसे निकालें उसका तरीका समझो। हमने यहाँ पे समझा कि 1 फेरेडे इतने कूलम होता है और इतने कूलम पास करने पर सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है वो कितना होता है ई ग्राम, जिसे 1 फेरेडे भी आप कह सकते हैं, ऊपर लिखा है। तो एक कूलम से कितना निकलेगा E डिवाइड बाय 96500। पीछे हमने ये पढ़ा था कि W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू होता है, अगर Q की वैल्यू 1 कूलम कर दे तो W बराबर किसके हो जाएगा Z। दैट मीन्स कि Z और E 96500 बराबर हो गया। भाई Z आपने जो निकाला था वो भी कब था, जब 1 कूलम पास कर रहे हो, और यहाँ भी 1 कूलम से जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। दैट मीन्स कि Z और E अपॉन 96500 ये क्या है आपके बराबर है। और इसको अगर Z बराबर E बार 96500 पे है तो Z की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इस वैल्यू को कर सकते हो। तो हमने लिखा E अपॉन 96500 इंटू Q को ब्रेकअप कर दिया I इंटू T में, और ये फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ये फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होगा फेरेडे फर्स्ट लॉ के अंदर। यहाँ पे W क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स जो डिपॉजिट हो रहा है, E क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, I क्या है यहाँ पे करंट जो एम्पियर में होना चाहिए, टाइम सेकंड्स में, इसको मैं बार बार एम्फसाइज करूंगा, टाइम कभी भी आपको सेकंड में नहीं दिया जाएगा, ये हमेशा मिनट में देंगे या फिर आपको दिया जाएगा आवर्स में या ईयर्स में, और Q यहाँ पे चार्ज है जो कि कूलम में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला है। अब हम आगे इसके मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन क्या है इसके, ये समझ लीजिए। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने पीछे अभी डिराइव किया था, W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू I इंटू T। तो इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करना पड़ता है, पीछे बताया था। तो मैंने क्या किया, E को मैं W के नीचे ले आया, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गया। लेकिन ये किसके बराबर निकला, I इंटू टी डिवाइड बाय 96500। अब मेरे पास करंट के टर्म्स में ये आपका आ गया, I इंटू टी को आप Q लिख सकते हैं, तो Q डिवाइड बाय 96500 किसके बराबर है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जब मेरे पास है तो मुझे वॉल्यूम से डिवाइड ही तो करना है, तो मेरे पास क्या आ गई नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी मैंने आपको यहाँ भी एक नया फॉर्मूला बता दिया। अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस को डिपॉजिट करने के लिए हम कितना चार्ज यहाँ पे यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखना, मैं जिस आयन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे डिपॉजिट करने को, वो सिंपल आयन है। तो अगर सिंपल आयन है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो इनके ऊपर चार्ज है ना, उसको देख लो। यहाँ पे कितना चार्ज है 1, तो इसको डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए 1 फेरेडे। यहाँ पे चार्ज कितना है 2, तो कितना चाहिए 2 फेरेडे। यहाँ पे 3 चार्ज है तो कितना चाहिए 3 फेरेडे। कैसे, अब मैं समझाता हूँ। सोडियम का एक एटम, एक आयन को डिपॉजिट करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। अगर 1 मोल आयन है हमारे पास तो 1 मोल एटम बनेंगे जब मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर मैंने पढ़ाया आपको 1 फेरेडे। मैग्नीशियम का अगर मुझे 1 मोल आयन एटम में कन्वर्ट करने हैं, 1 मोल एटम बनाने हैं, तो मुझे एक आयन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2 मोल। 2 मोल का मतलब ये कितना हो गया 2 फेरेडे। और तीसरा यहाँ पे एल्यूमिनियम का मुझे अगर 1 मोल डिपॉजिट करना है तो वहां पे मुझे 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये आंसर क्या हो गया 3 फेरेडे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉमन बात जो मैंने बोली है, एन फेरेडे, एन क्या है, चार्ज होना है, तो आप देख लीजिए जितना चार्ज है उतने ही फेरेडे आपको डिपॉजिट करने हैं, बट ओनली इन केस ऑफ सिंपल आयन। सिंपल आयन यहाँ पे एनाइन भी हो सकते हैं, O2 नेगेटिव के लिए भी 2 फेरेडे चाहिए, N3 नेगेटिव के लिए 3 फेरेडे चाहिए, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड उतने फेरेडे। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद जब सिंपल आयंस को हमने डिस्चार्ज कर लिया तो हमारे पास नंबर आया किसका, कॉम्प्लेक्स आयंस का। कॉम्प्लेक्स आयंस को जब हमें डिस्चार्ज करना है तो मैंने दो यहाँ पे केसेस लिए हैं, एक डाइक्रोमेट और एक परमैंगनेट। बड़े ध्यान से समझिएगा, लास्ट ईयर आपने रिडॉक्स में भी ये पढ़ा होगा, समझिए ये कैसे कराते हैं। देखिए डाइक्रोमेट क्या होता है, एक सॉल्यूशन आपने लैब में सुना होगा जिसे पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, जब भी आप लैब में जाओ चेक कर लेना, K2Cr2O7 उस पर लिखा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो कलर जो होता है ना वो उसकी वजह से होता है, पोटेशियम की वजह से नहीं होता। तो डाइक्रोमेट जो है इसको आपको अगर पता करना है जी 6 फेरेडे मुझे लगेंगे, तो ये इक्वेशन मैं आपको यहाँ पे निकालना सिखा रहा हूँ। तो इस रिएक्शन को समझिए और कि हम लिखते कैसे हैं, और इसको साथ साथ बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयंस में ये Cr2O7 अगर हम यहाँ पे लेते हैं, इसको रफ में लिख लीजिए, बनाना सीखिए कि कैसे बनाते हैं। आपने डाइक्रोमेट आयन लिया Cr2O7 2 नेगेटिव, और इसके अंदर इसको आपको कन्वर्ट करना है क्रोमियम में, Cr3 पॉजिटिव। अब मेरे को कॉम्प्लेक्स आयन है मेरे पास, इसको मैं बोलूंगा क्या, डाइक्रोमेट आयन। तो डाइक्रोमेट आयन को यहाँ पे क्रोमियम में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सबसे पहले बैलेंस करने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ क्रोमियम कितने हैं, 2, यहाँ पे कितना है, 1, तो 2 क्रोमियम यहाँ पे आप कर दीजिए क्रोमियम का नंबर बैलेंस। आप इसको बैलेंस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में ध्यान रखिए, जब भी जहां पे यहाँ पे क्या है 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कहाँ है, इस तरफ है, तो मुझे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन अगर ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे वाटर ऐड करूंगा, जितने ऑक्सीजन मुझे ऐड करने हैं उतने टाइम्स वाटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 टाइम्स वाटर आ गया। अब आप चेक करो कि क्रोमियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन कितना है, 14, 7 टू द 14, तो ऑपोजिट साइड पे आप क्या ऐड करोगे, H पॉजिटिव आयन, वो भी कितने, 14। तो 14 H पॉजिटिव आयन आप यहाँ पे ऐड करोगे, तो अब आपके टोटल एटम्स बैलेंस हो गए। यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ भी 2 क्रोमियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है, 7 है, हाइड्रोजन यहाँ 14 है, यहाँ 14 है, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज बैलेंस करना है तो दोनों तरफ चार्ज कैलकुलेट करो। यहाँ 14 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 12 पॉजिटिव। और यहाँ पे चार्ज कितना है, इसके ऊपर 6 पॉजिटिव। एक क्रोमियम पे कितना है, 3 पॉजिटिव, 2 पे कितना होगा, 6 पॉजिटिव। अब डिफरेंस कितना है, 6 का, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो। देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7, तो खुद तो रेड्यूस होगा ना, जब सामने वाली चीज को ऑक्सीडाइज करेगा खुद रेड्यूस होगा, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मुझे मेरे पास 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस करना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 मोल इलेक्ट्रॉन, और 6 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 6 फेरेडे, और इसे कूलम में चेंज करना है तो इंटू 96500 कर दो, कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन आपको बताना है कि कैसे ये होगा, खुद से करने की कोशिश करिए। MnO4 नेगेटिव आपको कन्वर्ट करना है Mn2 पॉजिटिव में, तो Mn2 पॉजिटिव में करना है, तो यहाँ पे मैंगनीज 1 है, यहाँ भी मैंगनीज 1 है। ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करने हैं, तो क्या करेंगे, ये भी एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम आपको सिखा रहा हूँ, यही दो इक्वेशन ज्यादा चलती हैं। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स वाटर। भाई 4 ऑक्सीजन है तो 4 गुना पानी आ गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, तो यहाँ पे 8H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, 8H पॉजिटिव इधर आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे 8 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव हो गया 7 पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं परमैंगनेट आयन, इसको पोटेशियम परमैंगनेट होता है, उससे ये कहा जाता है परमैंगनेट आयन। और परमैंगनेट आयन का अगर आपको 1 मोल डिपॉजिट कराना है तो आपको कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 मोल इलेक्ट्रॉन
और 5 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 फैराडे चार्ज। कूलम में कन्वर्ट करना है इनटू 96500 इसमें कर सकते हैं। तो यही मैं यहाँ पे स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ वापस, और इसको अब आप चेक कर लीजिए कि ये स्लाइड पे भी सेम चीज है, लेकिन लिखना मैंने आपको सिखाया कि ये कैसे लिखा जाता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से मैंने आपको सिखाया सिंपल आयन कैसे डिस्चार्ज होंगे, उसमें जो चार्ज है n उतने फैराडे। कॉम्प्लेक्स आयन 2 ही केस हैं, यही आपको याद करने हैं। याद कर लीजिए डाइक्रोमेट में 6 फैराडे है, लेकिन इक्वेशन लिख के दिखानी पड़ेगी, तो इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अब आता है लास्टली अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मुझे कितना चार्ज चाहिए 1 फैराडे। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ 1 फैराडे चार्ज चाहिए किसके लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, यानी कि ई ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए। तो अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट करना है, सोडियम का करना है, मैग्नीशियम का करना है, एल्यूमिनियम का करना है, या फिर इनका भी करना है, तो भी मेरे को 1 ग्राम इक्विवेलेंट से मैं कितना डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितना चार्ज चाहिए 1 फैराडे यानी कि 96500 कूलम। तो अगर मेरे पास कॉपर है, कॉपर मुझे 4 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, तो 4 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मुझे कितना चार्ज चाहिए 4 फैराडे, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए 1 फैराडे। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स।